हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम आ गए हैं एक नए चैप्टर अध्याय को लेके, जिसमें से आज केमिस्ट्री के शुरुआती जो पहला जो चैप्टर है उसमें से कुछ बातें करेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंट है, बार बार सवाल इसमें से भी पूछता है। सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें से आता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? केमिस्ट्री में सबसे पहली बात आता है कि पदार्थ से शुरुआत होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ पृथ्वी पर मौजूद कोई भी वस्तु है। पदार्थ इस पृथ्वी पर मौजूद कोई भी वस्तु है जिसमें जगह घेरता हो, जो वस्तु जगह घेरता हो, जिसमें कोई न कोई जड़त्व का गुण पाया जाता हो, कोई न कोई आयतन हो, कोई न कोई भार हो, कोई न कोई आकार हो, इसे ही कहा जाता है पदार्थ। यानी इस पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के वस्तुओं को हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ है, सबस्टांस है। क्लियर? अब पदार्थ भी जो है वह पदार्थ के कई गुण होते हैं। भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं और अवयवी गुण होते हैं। पदार्थ के 3 गुण होते हैं: भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अवयवी गुण। भौतिक गुण जो होता है फिजिकल रूप से जो गुण होता है उसमें मौजूद। फिजिकल रूप अब किसको कहेंगे? भौतिक गुण किसको कहेंगे? जैसे मान लिया जाए कोई टच किया, स्किन को टच किया, तो फिजिकली जो टच किया तो अनुभूति हो गया कि टच किया। क्लियर? तो इस प्रकार के गुणों को भौतिक गुण कहा जाता है। जबकि केमिकल और रासायनिक को डालकर, रसायन को डालकर उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, उसको रासायनिक गुण कहा जाता है। जबकि अवयवी उसमें मौजूद जो अवयव होते हैं, कोई भी पदार्थ में मौजूद जो अवयव है उसके कारण से उसको डिफाइन करना, उसको अवयवी गुण कहा जाता है। पहला देख लेते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर हम अगर पदार्थों को बांटेंगे तो 3 अवस्था बांटते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में बांटते हैं। क्लियर? जबकि रासायनिक गुणों के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में बांटते हैं। क्लियर है? लेकिन अवयवी गुणों के आधार पर बांटेंगे तो अणु और परमाणु के रूप में उसी पदार्थ को बांटा जाता है। तो तीनों अवस्थाओं, कभी कभी सवाल में पूछ भी देगा कि इसमें से पदार्थ का कौन सा गुण है जो रासायनिक रूपों से अलग किया गया है। तत्व दे देगा, ठोस, द्रव और गैस दे देगा। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगा आपको। तो भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, रासायनिक गुणों के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण, जबकि अवयवी गुणों के आधार पर अणु और परमाणु के रूप में पदार्थों को बांट दिया गया है। क्लियर? अब बारी बारी से इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए बारी बारी से देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है। क्या होता है ठोस, क्या होता है द्रव्य और क्या होता है गैस। तो हम सबसे पहली बात ठोस के बारे में देखेंगे। तो ठोस के बारे में पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि ठोस में एक निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है। ठोसों का निश्चित आकार एवं निश्चित आयतन होता है। देख लीजिए, ठोस है, आकार निश्चित है, आयतन भी इसका निश्चित है कि इतना आयतन घेरा हुआ है। क्लियर है? कोई वस्तु टाइट अवस्था में तो क्या है? ठोस है। अपना आकार निश्चित किया हुआ है तो क्या है? ठोस है। टाइट है, जैसी ठोस है, कोई भी वस्तु रहे वो टाइट है, उसी तरीका से जब भी टाइट है इसका मतलब है कि ठोस है। यानी कि उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। क्लियर? भावनाओं को समझिएगा। अब देखेंगे ठोस जो है वह एक निश्चित आकार के रूप में बना हुआ होता है। क्यों आकार इसका निश्चित होता है? क्यों ठोस है और आकार इसका निश्चित ही क्यों होता है? इसका भी कारण है, क्योंकि ठोसों के अंदर मौजूद अणु जो होते हैं, ठोसों के बीच, अंदर मौजूद अणु के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतर आणविक खाली जगह जो होता है वह नहीं पाया जाता है इसमें। क्लियर है? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अब जब इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस नहीं पाया जाएगा तो एक अणु दूसरे अणु के साथ इस तरीका से जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को वह छोड़ेंगे नहीं। अतः आकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। क्लियर? तो आकर्षण बल का मान जैसे ही ज्यादा होगा तो इसका आकार तो निश्चित है कि निश्चित होगा। टाइट है तो टाइट ही रहेगा, लूज हो जाएगा तो लूज हो जाएगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इसमें है ही नहीं, जिसके कारण से आपस में अणु एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं
कि इसके बीच फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अब जब एक पूरा परिवार के बीच में फोर्स ज़्यादा लगता है, परिवार के बीच में अंदर में मौजूद परिवार के सदस्य जो होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे के साथ लगाव रखे हुए रहते हैं, जुड़ाव रखते हैं, तो निश्चित तौर पर वह परिवार क्या होता है, मजबूत होता है। इसका मतलब है कि इसके बीच में फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अब जब फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स भी, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस भी इसमें नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से क्या इसके अणु जो होते हैं, अणु जो इसके होते हैं आपस में, अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है। हाँ, ज्यादा लग रहा है आकर्षण बल, क्योंकि एक दूसरे के बीच स्पेस ही नहीं है, तो आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा क्या इसके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा का मान ज्यादा है, तो अणु के बीच में गतिज ऊर्जा का मान तो तब रहेगा ना, गति तो आप तब कर पाइएगा जब आपके बीच जगह दे देगा। आपको एक जगह दे देगा, किसी भी वस्तु को जब हम जगह दे देंगे, इस वस्तु को यहां से यहां जाने का एक जगह देंगे, तभी तो यह स्पेस को इंटरचेंज कर सकता है। और जब इसके बीच स्पेस है ही नहीं दो अणुओं के बीच, तो फिर गति करेगा कहां से। अतः इसके बीच गतिज ऊर्जा का मान कम होता है, गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। क्लियर? जिसके कारण से यह ठोस आकार में होता है, ठोस ठोस ही होता है। क्लियर है? अब द्रव्य की बात करते हैं। तो जब कोई वस्तु टाइट अवस्था में था तो ठोस था, इसका आकार निश्चित था, आयतन भी इसका निश्चित था। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें इसका आकार जो होता है वह निश्चित नहीं होता है, बेचारा द्रव्य अवस्था में आ गया है। आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब देखेंगे इस वस्तु को, इस ठोस को अगर किसी भी वस्तु में रख देंगे तो उस वस्तु का आकार धारण कर लेगा। क्लियर है? उस वस्तु का आकार धारण कर लेगा, यह आयतन भी धारण कर लेगा, निश्चित आयतन भी बना लेगा। लेकिन जैसे ही इसको अगर कोई ग्लास में हम लोग रखेंगे, इस द्रव्य को अगर कोई ग्लास में हम लोग रखेंगे तो, या एक और ले लेते हैं, एक कटोरी में रखेंगे, क्या इसका आकार निश्चित है? इस द्रव्य का आकार ग्लास में रखे तो ग्लास के आकार का हो गया, कटोरी में रखे तो कटोरी के आकार का हो गया। इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। देखिए, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का ही आयतन को यह ग्रहण करेगा, ग्लास से बाहर नहीं निकलेगा। कटोरी में रखें तो कटोरी के आयतन का यह आयतन ग्रहण कर लेगा। यानी कि इसमें ठोस में, द्रव्य में आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद चलते हैं गैस। गैस में ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। क्यों भाई? तो यहां पर तो दो अणुओं के बीच में देखिए क्या हो रहा है, दो अणुओं के बीच में, आपसी अणुओं के बीच में संबंध इस प्रकार से है कि एक दूसरे पर थोड़ी थोड़ी दूरों पर मौजूद है, थोड़ी थोड़ी दूर पर मौजूद है, जिसके कारण से आकर्षण बल जितना लगना चाहिए था ठोस में, ठोस के जैसा, क्या आकर्षण बल इसमें लग पाएगा? दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं लग पाएगा। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स भी दो अणुओं के बीच में ज्यादा इसमें इसकी तुलना में होगा, जिसके कारण से द्रव्य एक दूसरे से दूर अणु पर मौजूद होते हैं, दूर होते हैं। क्लियर? अब उसकी तुलना में अगर गैस को दे, एक अणु यहाँ, 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 इस तरीका से अणु होते हैं, तो इसके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने के कारण फोर्स क्या होता है? कम होता है। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है जिसके कारण से इसके बीच अंतर आणविक स्पेस ज्यादा है, जिसके कारण से फोर्स इसमें कम लगेगा। दूर दूर मौजूद है, कोई दिल्ली में मौजूद है परिवार और कोई बिहार में मौजूद है, क्या इसके बीच उस तरीका का संवाद ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण से दूर दूर मौजूद है तो फोर्स क्या लग पाएगा। अतः आपसी जुड़ाव उतना नहीं रहता है, आपसी लगाव नहीं रह पाता है, जिसके कारण से हम कहते हैं कि गैस गैस होता है। क्लियर है? गैस गैस होता है। अंतर इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस कम है जिसके कारण से फोर्स क्या हो रहा है, सॉरी, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है जिसके कारण से फोर्स क्या हो रहा है? कम लग रहा है, जिसके कारण से अणु दूर दूर मौजूद है। अब अणु अगर दूर दूर मौजूद है तो निश्चित तौर पर कोई तीसरा व्यक्ति इसमें एंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब इसके अणुओं के बीच की दूरी ही ज्यादा है, फोर्स उतना है नहीं कि कोई इसका विरोध करने वाला परिवार में फूट पड़ा हुआ है,
तो निश्चित कोई तीसरा व्यक्ति लड़ाने वाला निश्चित प्रवेश कर जाएगा उसमें। यही कारण है कि कहा जाता है कि गैस में हम लोग को वायु में चलना आसान होता है सामान्य परिस्थिति में, लेकिन जब हम द्रव्य में चलते हैं तो इसके बीच अणु जो होता है ना आपस में एक दूसरे के साथ कम दूरी पर ही मौजूद होता है। अतः इसकी तुलना में इसमें फोर्स दो अणुओं के बीच ज्यादा लगता है, जिसके कारण से इसमें चलना आसान नहीं होता है। अतः पानी में हम आसानी से नहीं चलते हैं। लेकिन इसकी तुलना में अगर ठोस में चले जाते हैं तो इसके बीच तो स्पेस है ही नहीं। तो स्पेस जब नहीं है तो तीसरे कोई व्यक्ति को यह अपने पास आने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। क्लियर है? ठोस, द्रव और गैस तीनों में अंतर समझ गए? चलिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हम लोग भौतिक गुण जो देख लेते हैं वो ठोस के रूप में क्या क्या मौजूद होता है ठोस, द्रव और गैस में। इसमें सबसे पहला देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैसों के बीच अंतर आणविक दूरी जो था, ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर आणविक दूरी को क्या देख रहे थे कि ठोस में अणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अणु क्या थे? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो अंतर आणविक दूरी के आधार पर देखेंगे तो गैस जो था वो गैस में दूरी सबसे ज्यादा था, द्रव में उसके बाद ज्यादा था, और उसके बाद में सबसे कम दूरी या नहीं के बराबर दूरी ठोसों में था। अंतर आणविक बल की बात कर लेते हैं तो जब स्पेस एक दूसरे के बीच में ज्यादा रहेगा तो बल कम लगेगा, स्पेस कम रहेगा ना के बराबर रहेगा तो उसमें बल ज्यादा लगेगा, जिसके कारण से एक निश्चित आकार उसका रहेगा। क्लियर है? तो अंतर आणविक बल जो है वो ठोस में ज्यादा, द्रव में कम और सबसे कम गैस में, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है। अब गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा तभी न होगा जब इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस मौजूद होगा, स्थान मौजूद होगा मॉलिक्यूल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो गैस, द्रव्य और ठोस के रूप में, ये द्रव्य को कॉमन रखिएगा कि द्रव्य बीच में ही रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन बार बार इस सबसे पूछता है, द्रव्य को बीच में ही रखिएगा। अंतर आएगा ठोस और गैस में। गतिज ऊर्जा में गैस में गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है और इसके आणविक बल कम होते हैं। ठोस में गतिज ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। और इसके बाद घनत्व, डेंसिटी की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा डेंस कौन था? कम जगह पर ज्यादा स्थान पर घेरे हुए, कम जगह पर ज्यादा अणु कौन था? ठोस। उसके बाद द्रव्य और तब गैस होता है। विसरण के आधार पर, डिफ्यूजन के आधार पर देखेंगे तो विसरण किसको कहा जाता है? जब आप सेंट की बोतल को, एल्कोहल की बोतल को अगर आप खोल दीजिएगा तो विसरण विधि के द्वारा वह पूरे कमरे में फैल जाता है, धम 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 करने लगता है। क्लियर है? तो विसरण जो होता है, डिफ्यूजन जो होता है वो गैसों में सबसे ज्यादा होता है, द्रव्य में उसके बाद और ठोस में सबसे कम होता है, विसरण नहीं के बराबर होता है। प्रसार की बात करेंगे, एक्सपेंशन, फैलाव की बात करेंगे तो डिफ्यूजन से इसको जोड़ सकते हैं। प्रसार को गैस में सबसे ज्यादा, द्रव्य में और उसके बाद ठोस में होता है। तो ये ठोस, द्रव और गैस का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज था। इसके अलावा ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा पदार्थ की भौतिक अवस्था के अंतर्गत एक प्लाज्मा आता है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन आता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था के बारे में भी देख लेते हैं। तो चौथी अवस्था पदार्थ की होती है वो होता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा अत्यधिक, इसे बनाने के लिए, इस अवस्था को बनाने के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता पड़ता है। क्लियर? अब इसको लिक्विड फेज से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन लिक्विड फेज से जोड़ इसको पूरी तरीका से नहीं जोड़ सकते। कहने का मतलब यह द्रवित अवस्था में प्लाज्मा होता है, ज्यादा तापमान देने पर पदार्थों पर यह अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जनरली 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान दीजिएगा तो क्या होगा? लोहा क्या हो जाएगा? लोहा द्रव्य में बदलना शुरू हो जाएगा। अब लोहा जो द्रव्य में बदलना शुरू हो जाएगा तो वह किस अवस्था में होगा? द्रव्य में बदलेगा और वह पूरी तरीका से एक दूसरे अणुओं को जकड़े हुए रखेगा। यानी हिल डोल इधर आसानी से सकता है लेकिन टूट नहीं सकता है जल्दी। जैसे एग्जाम्पल आप इसको समझने के लिए, प्लाज्मा को समझने के लिए नेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेट, नोजर जो होता है नेट। अब नेट को कोई अगर यदि जो फेंक दे नाली पर तो उसको पानी देते रहिए लेकिन काज होते रहेगा। इस तरीका से होता रहेगा। नेट को जब कभी भी आप फेंकते हैं या कोई फेंक दे तो ऐसा स्थिति में उस पर कितना भी आप पानी क्यों ना दे दें, जकड़े हुए रहता है। देखते हैं इधर उधर होते रहता है लेकिन भाग इधर उधर नहीं सकता है, जल्दी जा नहीं सकता है। लेकिन कस के एक लोटिया दीजिए पानी
तब जाके वह नाली में बहता है। तो उस अवस्था को आप समझ सकते हैं कि प्लाज्मा, ऐसा नहीं कि प्लाज्मा है, लेकिन अवस्था को समझने के लिए उसको जोड़ सकते हैं कि प्लाज्मा का अवस्था वही अवस्था होता है। क्लियर। नेट या खखार कोई फेंक दिया, मोटा सा खखार कोई फेंक दिया, तो ये सब क्या है, प्लाज्मा उसी के आकार का होता है। क्लियर। अब देखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को 1920 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा परिकल्पना किया गया था। बाद में आइंस्टाइन इस पर रिसर्च किया, दोनों मिलके जिस नए तत्व की खोज किया, जिस नए पदार्थ की खोज किया, वो पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाया। क्लियर। अब यह कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यह सामान्य वायु के घनत्व की तुलना में उसका 1,00,000वां घनत्व को अगर यदि जो अत्यधिक कम तापमान जिसको कहा जाता है सैद्धांतिक रूप से सबसे कम तापमान -273 डिग्री सी पर अगर सामान्य वायु के घनत्व का 1,00,000वां ही घनत्व को इतना तापमान दिया जाए तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। चलिए